गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट सेकंड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन का सिद्धांत। सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन की परिभाषा कि स्वतः जनन जो प्रक्रिया है ये क्या है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक इनकरेक्ट और अप्रचलित अवधारणा है जो कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग फॉर्म बनने को, इमर्ज होने को बताती है कि नॉन लिविंग थिंग से लाइफ फॉर्म या जीवित जैव रूप इमर्ज होते हैं या पैदा होते हैं। और इसी से मिलती जुलती एक टर्म और है जिसको अपन को यहाँ देख लेना चाहिए, बायोपोइसिस। बायोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ये बताया जाता है कि अर्थ पे सबसे पहले जब लाइफ आई, अर्थ के जो एनवायरनमेंट में शुरू से लेकर के चेंज होता रहा टेम्परेचर और जो भी फिजिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो चेंज होती रही। अल्टीमेटली अर्थ का टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे फिर वो ठंडी हुई, वाटर का निर्माण हुआ, वाटर के बाद उसमें ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण हुआ, गैसेस बनी, ऑक्सीजन बनी। इन सब के बनने के बाद ऐसी सरकमटेंसेस या ऐसी कंडीशंस का निर्माण हुआ जिनमें कि लाइफ का अल्टीमेटली लाइफ या एक जैव सेल का निर्माण हुआ, जैविक सेल का, कोशिका का निर्माण हुआ। जो सबसे पहले कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल आई और वो एक जीवित थिंग थी। तो नॉन लिविंग मैटर के मिलने से, स्पेसिफिक कंडीशंस क्रिएट होने के बाद जो नॉन लिविंग मैटर से प्रोकैरियोटिक सेल या जीवित थिंग बनी, लिविंग थिंग बनी, ये जो प्रोसेस था इसे बायोपोसिस कहा जाता है। अब अपन देखते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी सबसे पहले स्वतः जनन के सिद्धांत के बारे में अरिस्टोटल या अरस्तु नाम के वैज्ञानिक या दार्शनिक ने अपनी बुक ऑन द जनरेशन ऑफ एनिमल्स में अराउंड 350 BC ये एक्सप्लेन किया और ये बताया कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अचानक से नॉन लिविंग चीज़ों से पैदा हो जाती हैं, इमर्ज हो जाती हैं, जैसे कि चूहे, मक्खी, मैगट्स, लार्वा। ये अचानक से जैसे कि रोटिंग होता हुआ मीट, खराब हुआ हुआ मीट है या डिकम्पोजेबल आइटम्स हैं, ऑर्गेनिक आइटम्स हैं, उनसे पैदा हो जाती हैं। इन्होंने ये भी बताया कि लिविंग चीज़ों को पैदा होने के लिए पेरेंट्स की या अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस जिनकी ज़रूरत होती है, ऐसी कंडीशंस यदि मिल जाती हैं तो नॉन लिविंग चीज़ों से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग चीज़ें हैं, वो पैदा हो जाती हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि नॉन लिविंग मैटर ये थी, उसमें एक इन्होंने स्पेसिफिक चीज़ बताई जिसे वाइटल हीट या जैव ऊष्मा नाम दिया। और ये जैव ऊष्मा को इन्होंने अपनी तरफ से न्यूमा नाम दिया। और ये न्यूमा जो कंसेप्ट था ये ब्रीथ ऑफ लाइफ था, जीवन की ब्रीथ थी। और आगे चलकर ये एनिमा में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। एनिमा जिसका लैटिन में मीनिंग होता है सोल, आत्मा। और ये आत्मा 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, जैसा कि ये विश्वास करते थे। पृथ्वी, हवा, आग और पानी, इन चारों चीज़ों से मिलकर के सोल का निर्माण होता है, जो कि एक वाइटल हीट होती है, जैव ऊष्मा होती है। यदि ये किसी भी थिंग में है तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग का निर्माण कर सकता है, ऐसा ये विश्वास करते थे। और इन्होंने आगे एक्सप्लेन भी किया, अरिस्टोटल ने एक्सप्लेन भी किया कि यदि किसी लिविंग थिंग में वाइटल हीट प्रेजेंट है और वो वाइटल हीट यदि एयर के साथ किसी स्पेसिफिक जगह में एनक्लोज्ड हो जाती है, एक जगह पे बंद हो जाती है, तो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे एक फ्रोथी बबल, झागदार बुलबुले का निर्माण होता है। और वो बुलबुला आगे चल कर के
कैसी कंडीशंस में वो पैदा हुआ है, कैसे मीडियम में वो पैदा हुआ है, जो फिजिकल कंडीशंस क्या हैं उसके अकॉर्डिंग, उन पे डिपेंड करते हुए उस टाइप के एनिमल का निर्माण कर लेता है। ये डिपेंड करता है कि इससे इस वाइटल हीट जो एनक्लोज हुआ है कैसे मीडियम में एनक्लोज हुआ है, और वो आगे चल करके कौन सा एनिमल बनाएगा, कि एक्वेटिक एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा या फिर टेरेस्ट्रियल बनेगा। ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सी जगह में ये वाइटल हीट जो है ये कौन सी थिंग में है और वो कौन सी जगह पे पाया जाता है, उस पर डिपेंड करता है। और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जिसमें कि ये वाइटल हीट थी। और ये वाइटल हीट हर जगह पे हर एक चीज़ में पाई जाती है, जैसे कि वाटर में भी है, सॉइल में भी है, अर्थ में भी है और फायर में भी है। इसके बाद अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसका सबसे मेन एग्जाम्पल एक है वर्जिल। रोमन पोएट, एक वर्जिल नाम के साइंटिस्ट हुए हैं जो कि पोएट थे, रोमन पोएट थे। इन्होंने भी जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है इसके ये सपोर्टर थे और इन्होंने एक रेसिपी बताई और उस रेसिपी को इन्होंने बोगोनिया नाम दिया। उस रेसिपी में इन्होंने ये बताया कि अगर किसी कोई एक बछड़ा है, बॉयन काल्फ है, उसका यदि नाक और माउथ बंद करके और उसको पीटा जाता है, मरने तक उसको पीटा जाता है, तो वो जब मर जाता है, मरने के बाद में उससे, उसकी डेथ होने के बाद उससे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, जिनमें सबसे पहले लिम्स का, पैरों का निर्माण होता है और थोड़े टाइम बाद उसमें से विंग्स निकल जाती हैं, पंख निकल जाते हैं, जो कि मैगट होते हैं, लार्वा होते हैं मक्खी के। इस तरह इन्होंने इस रेसिपी में जो मधुमक्खियाँ हैं, बीज हैं, उनका निर्माण होना बताया और इनके निर्माण होने को इन्होंने डिस्क्राइब किया जिस रेसिपी में, उसको बोगोनिया कहते हैं। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन के फेवर में एक एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर अपन स्पॉन्टेनियस जनरेशन माइस का देखें, चूहों का देखें, तो चूहों के लिए भी कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि अगर पुराने गंदे कपड़ों को, पसीने के भरे हुए कपड़ों को, या फिर जो गेहूं होती है, वीट के हस्क को लगभग 21 दिन के लिए रख दिया जाता है, तो इनसे ये जो कि नॉन लिविंग चीज़ें हैं और इनसे चूहों का निर्माण हो जाता है। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि चूहों का निर्माण, चूहे गेहूं को खाते हैं और पुरानी जगह में वो रहते हैं ऐसी वाली जगहों में, तो वहाँ पर उनके जो चूहे होते हैं उनके बिल होते हैं और वहाँ से वो जब उनको खाने के लिए मटेरियल, गेहूँ और ये फूड अवेलेबल हो जाता है, तो वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर अपन स्कॉर्पियन, बिच्छू को देखें कि बिच्छू कहाँ से पैदा होते हैं, तो इसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सपोर्टर थे वॉन हेलमोंट, जीन बैप्टिस्ट वॉन हेलमोंट। ये भी बहुत बड़े सपोर्टर थे वर्जिल के साथ साथ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के। तो इन्होंने बताया स्कॉर्पियन कैसे पैदा होते हैं। इन्होंने कुछ ईंटें ली और ईंटों के बीच में छेद कर दिया और उसको बाद में आपस में उनको कवर कर दिया, और वो जो बीच में गुफा जैसी बन गई, उससे थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि वहाँ पे इन्होंने देखा कि इन बिच्छू वहाँ पे पैदा हो गए। जबकि बिच्छू इसलिए पैदा वहाँ पे हुए होंगे क्योंकि बिच्छू मिट्टी में या फिर ऐसी वाली जगहों में ही रहते हैं जहाँ पे ईंट पत्थर पड़े होते हैं, ये उनका हैबिटेट होता है। तो वहाँ पे उनके एग्स पहले से दिए हुए होंगे और वो थोड़े टाइम बाद जब एक जगह पे पड़े रहते हैं तो उनसे जो उनको कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल मिल जाती हैं, तो वहाँ पे फिर बिच्छू पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन के फेवर में जो इनके सपोर्टर थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया, जैसे कि गीली मिट्टी, फ्लड की जो गीली मिट्टी होती है, जब बाढ़ आ जाती है, बारिश आती है, उसके बाद जो गीली मिट्टी होती है उससे एम्फीबियन जैसे फ्रॉग और टोड पैदा हो जाते हैं। क्योंकि फ्रॉग और टोड पैदा होते हैं, इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, वो ही बारिश के टाइम का होता है और उसी टाइम ये पैदा हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने बताया कि ये भी अपने आप ही नॉन लिविंग चीज़ों से पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह से गार्बेज, कूड़ा करकट जो गली में पड़ा होता है उससे चूहे पैदा हो जाते हैं। सैलामेंडर्स का भी एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि सैलामेंडर्स भी इसी तरह से
पैदा हो जाते हैं, जहाँ पे मड या कीचड़ वाली जगह होती हैं वहाँ पे अचानक से सैलामेंडर्स पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह ओएस्टर सेल्स, जो कि पृथ्वी की सोलिडिफाइड फॉर्म होती है ओएस्टर सेल, जिसके अंदर वाइटल हीट बंद हो जाती है और उससे एक लिविंग क्रिएचर का निर्माण हो जाता है। और इसी तरह से क्रोकोडाइल्स, इजिप्ट में क्रोकोडाइल का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि कीचड़ में यदि सूर्य की रोशनी पड़ती है कीचड़ पे तो उससे क्रोकोडाइल पैदा हो जाते हैं मड से, जबकि वो उनका हैबिटेट होता है। और इसके फेवर में अब अपन देखते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है, जो स्वतः जनन का सिद्धांत है, अजीवात जनन का जो सिद्धांत है, उसके फेवर में भी जो जॉन नीडम नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1731 से 1781 के बीच जॉन नीडम नाम के साइंटिस्ट हुए, जो कि स्वतः जनन सिद्धांत के सपोर्टर थे। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इस सिद्धांत को प्रूव करने की कोशिश की। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या किया कि चिकन का शोरबा इन्होंने लिया और उसको एक जार के अंदर लेकर के, जिसके अंदर की माइक्रोबियल ग्रोथ थी, क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, इसलिए देख के पता लगा सकते थे कि इस मटेरियल में माइक्रोब्स हैं कि नहीं हैं। तो एक जो क्लियर मैला सा धुंधला सा लिक्विड था चिकन शोरबा, ये इन्होंने लिया और लेके इसको हीट किया। गरम करने से क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद ये क्लीन हो गया और एकदम क्लियर हो गया ये वाला, जिसके अंदर हीट करने के बाद जितने भी माइक्रोब्स थे वो मर गए। फिर इन्होंने कुछ दिन के लिए इसको हीट करने के बाद रख दिया और इन्होंने बताया कि इसमें अब कोई भी माइक्रोब्स नहीं हैं हीटेड आफ्टर हीटिंग। लेकिन कुछ टाइम बाद रखने के बाद देखा कि इस जार के अंदर फिर से एक खूब सारे माइक्रोब्स का निर्माण हो गया और ये फिर से जो अपना लिक्विड शोरबा था, हीटेड जो शोरबा था, ये धुंधला हो गया, इसमें माइक्रोब्स का निर्माण हो गया। तो उन्होंने बताया कि जो माइक्रोब्स थे वो पहले मर चुके थे हीट करने से, और ये एकदम से बिना माइक्रोब्स वाला लिक्विड अपने पास था और ये नॉन लिविंग मैटर था। और इससे फिर थोड़े टाइम बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया, जो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के इस सिद्धांत को फेवर करता है कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। और उन्होंने ये बताया कि वाइटल हीट, ये जो अपना हीट करने के बाद भी इसमें वाइटल हीट प्रेजेंट थी, जो जैव ऊष्मा प्रेजेंट थी, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए ज़रूरी होती है। इस तरह इन्होंने इसको प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन मेनली 3 साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस्को रेड्डी, लेजेरो स्पेलेंजाने और लुइस पास्चर। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया। और डिस्प्रूव करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने इसको डिस्प्रूव किया। और अब अपन इनके एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले जो इसको क्रिटिसाइज, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करने वाले साइंटिस्ट थे वो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, जो 1626 से 1697 में आए। और 1668 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये एक इटालियन फिजिशियन थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए। इन्होंने एक मीट का टुकड़ा लिया, एक मीट का टुकड़ा ले करके उसको एक खुले जार में रख दिया। थोड़े टाइम बाद इन्होंने देखा कि इसमें मक्खियाँ पैदा हो गई हैं, क्योंकि मीट के पास अट्रैक्ट होती हैं मक्खियाँ, क्योंकि उनका वो खाने का मटेरियल होता है, उनका फूड होता है, इसलिए वहाँ अट्रैक्ट होती हैं। तो उसमें उस मीट के टुकड़े में मक्खियाँ पैदा हो गई। एक दूसरे जार में इन्होंने एक फ्लास्क लिया और उसको कोर्क से सील कर दिया, उसके अंदर मीट का टुकड़ा रख के कोर्क से सील कर दिया। उसके बाद इन्होंने देखा इसमें कोई भी लाइफ ओरिजिन नहीं हुआ है, कोई भी मक्खी पैदा नहीं हुई है। इसके बाद इन्होंने तीसरा और जार लिया और उसको मलमल के कपड़े से ढक दिया, अंदर मीट का टुकड़ा रख के। उसमें भी इन्होंने देखा कि उसके ऊपर, उसकी कवरिंग के ऊपर तो मक्खियाँ दिखाई दी, लेकिन मीट के टुकड़े पर कोई भी जो मक्खी है वो पैदा नहीं हुई है, कोई भी लार्वा पैदा नहीं हुआ है। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये जो खुला पड़ा रहता है, जो खुला जार था जिसमें कि
ये मैगट्स का फॉर्मेशन हुआ मीट में, तो ये मीट के पास मक्खियाँ मीट को खाने के लिए आती हैं, उसमें अपने अंडे और लार्वा अंडे छोड़ जाती हैं और उन अंडों से लार्वा निकलते हैं और मक्खियाँ पैदा होती हैं। जबकि जिसको सील कर दिया गया था इसमें मक्खियाँ नहीं आ पाई, इसलिए इसमें मक्खियाँ पैदा नहीं हुई, लार्वा पैदा नहीं हुए। और वो जो जिसमें मलमल का कपड़ा था उसके कवर के ऊपर मक्खियाँ उससे, क्योंकि उसकी खुशबू बाहर जा रही थी मीट की, इस वजह से अट्रैक्ट हुई, वो मक्खियाँ आई और मक्खियाँ आके वहाँ पे एग दे गई, तो उसकी कवरिंग पे यहाँ पे मक्खियाँ पैदा हो गई, जबकि मीट पे यहाँ पे कोई भी मक्खी पैदा नहीं हुई, कोई भी लार्वा पैदा नहीं हुआ। इस तरह से इन्होंने इसको डिस्प्रूव, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया। और इसी को सपोर्ट करते हुए लेज़ेरो स्प्लेंजानी नाम के साइंटिस्ट 1721 से 1799 में आया, इन्होंने भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, नीडम ने जो उसको फेवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, वही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। और इन्होंने क्या बताया कि लेज़ेरो स्प्लेंजानी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने बताया कि जो नीडम ने एक्सपेरिमेंट किया था उससे इनके उलट रिजल्ट प्राप्त हुए, क्योंकि इन्होंने ब्रोथ को, जो शोरबा लिया था मीट का नीडम ने, उसको इन्होंने गर्म किया, गर्म करके पहले उसको जो फ्लास्क था उसको खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ के थोड़े टाइम बाद वेट किया तो पता चला कि माइक्रोब्स की यहाँ पे ग्रोथ हो गई। और उसके बाद इन्होंने दूसरे फ्लास्क में, दूसरे जार में इन्होंने वही हीटेड शोरबा लिया और उसको फिर इन्होंने हीट करने के बाद ठंडा किया और ठंडा करके उसको कोर्क से सील कर दिया। उसके बाद इन्होंने देखा कि वो जो सील्ड फ्लास्क था उसमें कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन थोड़े टाइम बाद इन्होंने उसको खोल दिया, ढक्कन को, कोर्क को, और फिर खुला छोड़ के रख दिया। उसमें इन्होंने थोड़े टाइम बाद देखा कि उसमें ग्रोथ हो गई। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो नीडम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इसको गर्म किया था, तो उन्होंने इसको प्रॉपरली गर्म नहीं किया और उसके बाद उन्होंने खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ने से बाहर से इसमें जो मक्खियाँ आई थी शोरबे से अट्रैक्ट होके, उनके एग इसमें थे, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, इसलिए वो ग्रो कर गए। और हीट करने से वो मर गए, और मरने के बाद जब कोर्क लगा दिया, उसको सील्ड कर दिया, तो बाहर से कोई भी एंटर नहीं कर पाया लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हुए। जिसको खुला छोड़ा उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए। और ये जो इन्होंने बात बताई, ये जो एक्सपेरिमेंट किया स्प्लेंजानी ने, इसको भी नीडम ने फिर से क्लेम किया। इन्होंने बताया कि स्प्लेंजानी ने जो गर्म किया शोरबे को, वो इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा गर्म कर दिया, जिससे कि वाइटल हीट ही डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। इसलिए इसमें नहीं हो पाया, जबकि वाइटल हीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा होने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद अल्टीमेटली जो एकदम से ही डिस्प्रूव कर दिया गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, वो एक्सपेरिमेंट था लुईस पास्चर का, जिन्होंने 1822 से 1895 में आए, और 1859 में इन्होंने, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, इन्होंने अपने डिज़ाइन करे हुए फ्लास्क में एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने फ्लास्क की जो नेक थी उसको एस शेप में बेंड कर दिया और उसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने भी वही जो शोरबा था उसको लिया। तो पहले 2 एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि पहले फ्लास्क में इन्होंने हीटेड शोरबा लिया और उसको एस टाइप, ये एस शेप में बेंट हुई इन्होंने नली वाला फ्लास्क लिया और इसमें हीटेड शोरबा रखा। और उसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ टाइम के लिए रखते हैं, तो उसके अंदर जो ये शोरबा है, इसमें कुछ टाइम बाद कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन इन्होंने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने बताया, सेकंड फ्लास्क जो लिया, इसमें इन्होंने क्या किया कि पहले उसको हीट किया, इसी एश शेप वाली नली वाले फ्लास्क को, लेकिन हीट करने के बाद इन्होंने इस फ्लास्क को यहाँ से तोड़ दिया, ओपन कर दिया, ये जो नली थी इसको हटा दिया, इसे अलग कर दिया। और उसके बाद ये देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद इसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। तो इन्होंने ये बताया कि फ्लास्क को खुला छोड़ने से भी अगर
एस शेप में बेंट नली उस पर लगा दी जाती है, तो इसमें हवा तो अंदर क्रॉस हो जाती है, हवा तो चली जाती है अंदर फ्लास्क के, लेकिन जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसी जगह पे बेंट जो बॉटम है यहाँ पे ही सब ट्रैप्ड होके रह जाते हैं, अंदर फ्लास्क में नहीं जा पाते हैं। इसलिए खुले फ्लास्क में भी माइक्रोब्स की ग्रोथ इसमें नहीं होती है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया जाता है तो इसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। लेकिन इन्होंने भी यही बात बताई कि माइक्रोब्स हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही पैदा हुए हैं, तो कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा नहीं होते हैं। ये स्टार्टिंग में जब माइक्रोब्स पैदा कैसे हुए, उनकी जो अवधारणा आ रही थी कि किस तरह से माइक्रोब्स का सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ है, तो ये स्टार्टिंग की थ्योरी है कि स्वतः जनन का सिद्धांत या एबायोजेनेसिस, अजीवात जनन का सिद्धांत, जो ये बताता है कि नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग ऑर्गेनिज्म का माइक्रोब्स का निर्माण हुआ। लेकिन फ्रांसिस्को रेड्डी, लेजेरो स्प्लेंजानी और लुइस पास्चर के आने के बाद एकदम से ये जो थ्योरी थी, ये जो सिद्धांत था स्वतः जनन का सिद्धांत, ये सिरे से नकार दिया गया। और इसके बाद आगे और भी बहुत सारे सिद्धांत आए कि किस तरह से माइक्रोब्स का निर्माण हुआ, वो अपन आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक अपना यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।